तरफ परिवार, बाहर से, यहाँ से, सभी स्थानों से आए हुए सभी मित्रों, बहनों, बेटियों, दिनेश जी ने कविताएं पढ़ी और समीक्षा का कर्म आप जानते हैं कितना कठिन होता है। तलवार की धार पे चलना होता। एक सृजन, समीक्षा का एक प्रकार से उस रचना का पुनर्अवतरण होने लगता है, पुनर्जन्म होने लगता है, पुनर्व्याख्या होने लगता है। तो ये बड़ा कठिन काम, कायदे से तो दोयम दर्जे का काम माना जाता है समीक्षा, लेकिन भाई विद्वान समीक्षक बड़े लोग होते हैं, वो कहते नहीं, सृजन तो कोई भी कर सकता है, कविता तो कोई भी लिख सकता है, समीक्षा सब कोई नहीं कर सकता। ये अपने अपने तरीके से अपने अपने को गौरवान्वित करने की बात है, और इसमें कोई दो राय नहीं। सृजन कर्म प्रथम है, समीक्षा उसके बाद की। दिनेश जी मेरे गुरु के पुत्र हैं, गुरु भाई हैं मेरे, और एक आध साल आगे पीछे हम लोग पढ़ते थे, हम तो छोटे हैं। तो प्रारंभ से ही इनके जीवन पर हमारी दृष्टि रही, मित्रता का भाव रहा, और धीरे धीरे जब ये कविता के क्षेत्र में आए, साहित्य के क्षेत्र में आए, सक्रिय समाज सेवा के क्षेत्र में आए, सांस्कृतिक कर्मी के रूप में और एक एक्टिविस्ट के रूप में जब इनका व्यक्तित्व विकसित हुआ, तो सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा और अनुभव किया। वक्तव्य में प्रारंभ में ही आपने कुछ बातें कही। कविता स्वयं में एक बड़ा वक्तव्य होती है, सार्थक वक्तव्य होती है, पर उन्होंने जो बातें कही वो एक प्रकार से उनकी रचनाशीलता, उनकी सृजन धर्मिता का अक्स, और वो एक प्रकार से संपूर्ण साहित्य के सृजन का। आज पुराने समय से लेकर आज तक कविता ने इतने स्वरूप बदले हैं, इतनी लंबी यात्राएं की हैं कि पुराने आचार्यों की परिभाषाएं सीमित रह गई पुरानों तक, बीच में नए आचार्य आए, उनकी परिभाषाएं भी नई कविता की एक सीमा तक आकर रह गई, और आज जो कविता लिखी जा रही है उसकी भी अपनी परिभाषाएं गढ़ी जा रही हैं, प्रस्तुत की जा रही हैं। पर दिनेश प्रेमन जी ने जो बातें कही वो मैं समझता हूँ यदि कोई चीज कविता है तो उस पर ही अनिवार्य रूप से लागू होंगी। वो ये कि संवेदना, अगर आपके सृजन में संवेदना नहीं, या यूं कहें कि आपके भीतर संवेदना नहीं है, तो पहले तो आपके मनुष्य होने पर ही सवाल खड़ा होता है कि मनुष्य हैं भी आपके नहीं, और कविता में नहीं है तो उसके लिए भी, क्योंकि कविता तो वस्तुतः पवित्र मानवता का पर्याय है, समानांतर शब्द है कविता और मानवता। इसलिए किसी बड़े आचार्य ने कहा था कि कविता जीवित रहेगी तो मानवता बची रहेगी, और मानवता जीवित रहेगी तो कविता बची रहेगी। तो एक है, सच्चाई है, वास्तविकता है। तो संवेदना कविता का प्राण तत्व है। फिर दूसरा प्रश्न आपने इशारा किया अनुभूति का। संवेदनाएं बहुत है पर अनुभूतियां नहीं है, तो भी कविता हमारी दुर्बल हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। जितने घनीभूत संवेदना होगी, जितना घनीभूत अनुभूति होगी, कविता भी उतनी ही सघन हो जाएगी, अपनी बुनावट में भी और अपने आख्यान प्रत्याख्यान में, व्याख्यान में। एक बड़ा सवाल उठता रहा है नई कविता को लेकर। दिनेश जी पुरानी शैली की गीत, गजल, मुक्तक ये तो सब लिखते ही हैं, और समकालीन कविता के संदर्भों में उसका शिल्प भी पकड़ते हैं और लिखते हैं। इसके अलावा आपने सुना उनका लोकगीत जैसा सृजन कर्म जो अवधि में बैसवाड़ी में था। तो इनमें सब प्रकार के कविता के पक्ष हैं, शिल्प। लेकिन जो कविता की मूल आत्मा है, जैसा कि मैंने बताया कि संवेदना और अनुभूतियां, वो सब में बराबर विद्यमान। यद्यपि नई कविता के बहुत से लोग ये बात कहने लगे हैं कि भाई संवेदना माने लिजलिजी भावुकता, इसका आज के दौर में क्या काम। आज तो बुद्धिवादी युग है, बौद्धिक चेतना के युग में इस लिजलिजी भावुकता का क्या काम है कि सूरदास की तरह यशोदा रो रही है, राधा बिलख रही है, गोपियां रो रही हैं, तड़प रही हैं, इस दिन बरसत नैन हमारे कह रही हैं। समकालीन कविता की, नई कविता के जो ध्वजवाहक हैं वो इसे खारिज करते हैं। लेकिन सही मायनों में अगर आप देखें तो क्षमा चाहूँगा कि वे ऐसे रचनाकार जो ये मान के चलते हैं कि लिजलिजी भावुकता का कोई स्थान नहीं, सही मायने में वो खुद ही खारिज हो रहे हैं साहित्य से। आप देखें हो चुके हैं खारिज, कहीं कुछ नहीं। बहुत अच्छा।
हम आत्मश्लाघा में चाहे जो कुछ कह लें, ये मेरी कालजयी रचना है, इसमें मैंने सब कुछ कर दिया है। एक बड़े कवि को मैंने सुना बोलते हुए कि मेरी रचना को समझने के लिए काव्यशास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं, अतीत में जाने की आवश्यकता नहीं, केवल आप मेरी रचना देखिए, रचना पढ़िए, रचना सुनिए, आपको कविता की परिभाषा, उसका शिल्प, सब कुछ सामने आपको मिल जाएगा। तो मैं नहीं कह सका मंच से वहाँ कि फिर आपकी रचना वर्तमान ही नहीं, केवल क्षण मात्र के लिए जीवित है, वो क्षण जीवी रचना है ये कालजयी तो हो ही नहीं सकती। तो चाहिए तो कविता इन्हीं तत्वों को लेकर बनती है, और अगर यही खारिज हो गया तो कविता निश्चित रूप से बुद्धि का व्यायाम तो हो सकती है। जैसे आलोचक कहते हैं ना, शब्दों का द्रवण प्राणायाम मिलता है इनकी कविता को, तो वो तो हो जाएगा, बड़ा शब्द जाल हो जाएगा। हो सकता है कहीं आयातिक विचारधारा की झलक भी दिख जाए उसमें, आपको व्याख्या करने वाले जो प्रतिबद्ध व्याख्याकार हैं वो आपको बहुत बड़ा कवि सिद्ध कर दे। लेकिन सच ये है कि कविता लोक हृदय का संप्रकाशन होती है, कविता लोक में जीवित रहती है। अगर उसमें लोक तत्व नहीं है, लोक हृदय नहीं है, लोक चेतना नहीं है, लोक जीवन नहीं है, तो वो और कुछ भी हो सकती है, पर वो कविता नहीं है। और मुझे ये कहते हुए बड़ा गर्व अनुभव हो रहा है, मैं बहुत परम संतुष्ट हूँ कि भाई दिनेश प्रेमन जी की रचना में ये सारे तत्व पूंजीभूत होकर एक जगह आ जाते हैं, इसलिए इनकी कविताएं मुझे लगता है कि दीर्घ काल तक जीवित रहेंगी। तो अब तो कंप्यूटर भी कविता लिखने लगा है, अब तो टकराव हो गया है कि मनुष्य बढ़िया कविता लिखेगा या कंप्यूटर लिखेगा। और कुछ विद्वानों ने कहा नहीं, अब जरूरत क्या है कविता लिखने के आदमियों की, जब कंप्यूटर सब कुछ कर देता है। आप देखिए, एक संकेत अभी आपने दिया था कि परख नली से जो पीढ़ी आएगी उसका परिणाम क्या हो। माँ तुम कंप्यूटरों में ढूंढती फिरोगे। तो ये जो टेक्नोलॉजी, ये विज्ञान निश्चित रूप से जीवन के लिए आज अपरिहार्य अंग बन गया है और उपेक्षा नहीं की जा सकती। लेकिन अगर इसी को हम सर्वस्व मान लेंगे तो हमारी मूल संवेदनाएं कहाँ रह जाएंगी, जिनके कारण हम मनुष्य हैं, जिनके कारण कोई पिता है, जिनके कारण पेड़ पौधे बेटियों जैसा रिश्ता बनाकर आपके जीवन में आते हैं। जब कोई दतून तोड़ता है तो उंगली पिरा रही, पिराना शब्द आप महसूस करते हैं। नीरज जी का था ना कि पिरा पिरा जब सांस उठी तब जल में कुछ झलकी चिकनाई। तो पिराना शब्द का अर्थ जो होता है वो अनुभव के साथ जुड़ा है। अनुभूतियाँ बिल्कुल मूर्तिमान हो उठती हैं ऐसे शब्दों में। और कभी कभी तो लगता है कि खड़ी बोली हमारी असमर्थ है हमारी मूल संवेदनाओं को पूरी तरह व्यक्त करने। इसलिए अगर आवश्यकता पड़े तो हमें अपनी आंचलिक बोली बानियों से लेना चाहिए शब्द। और मैं ऐसी धरती पर बैठा हूँ जहाँ बगल में डॉक्टर शिव बहादुर सिंह भदौरिया जैसे रचनाकार, उनके सुपुत्र अभी आपके सामने कविताएं पढ़ेंगे। उन्हें बहुत कुछ अपने पिता का अवतरित हुआ पाने, एकदम सौभाग्य मिलता है रचनाकारों। तो उनके बहुत से गीत, माँ ये गीत कहाँ से पाए, किसने पाए। आप ताजुब करेंगे, मेरे कॉलेज में एक बड़ा कवि सम्मेलन हुआ, बहुत महिलाएं बैठी थी, लड़कियां भी हजारों थी हमारे कॉलेज में, हजारों विद्यार्थी थे। तो जब उन्होंने ये गीत पढ़ा था तो मैंने कुछ बुजुर्ग महिलाओं को रोते हुए देखा। बेटियां हमारी पढ़ने वाली एमए की एमएड की छात्राएं रोने लगी और कहा कि सर कभी भदौरिया जी को बुलवाइए, हम लोग ये गीत फिर से सुनना चाहते। टेप किया लोग, महीनों बजता रहा सड़कों पे वो गीत। तो ये है आंचलिक भाषा, बोली बानी जो माँ से हमें घुट्टी की तरह मिलती है। तो दिनेश प्रेमन की कविता में भाषा का ये जो स्पर्श है, संवेदना का घनीभूत स्पर्श, एक शब्द ही, पिराना शब्द ही अपने आप में बहुत बड़ी व्यंजना हो। तो वो चीज, तो जिस कवि में इस तरह के तत्व मौजूद हो, निस्संदेह वो कवि है और वो कविता है, अन्यथा फिर वो कविता नहीं है। आप देखें दिनेश जी हमारे नई कविता के भी उतने ही बड़े समर्थ कवि हैं। रचनाएं नहीं पढ़ी आपने, इसमें नए बिंब, नए प्रतीक, आज का कोई कहता है इसका युग है, कोई कहता है उसका युग है। ज़्यादातर लोग कहने लगे ये प्लास्टिक का युग है, हर जगह प्लास्टिक। आपने ऐसे बिंब लिए हैं और उसके जरिए को बड़ी बात कही आपने और कहा है कि ये सब रहे जीवन में, लेकिन
हमें मानवता बचानी है, हमें नए संवेदनाओं की फसलें बचानी है, तभी मनुष्यता बच पाएगी। तो जैसे मुक्तिबोध कहा करते थे, मिलते थे लोगों से, तो पार्टनर आपकी पॉलिटिक्स क्या है, किस विचारधारा से प्रेरित होकर आप तय करें, सीधे सीधे तय करो बशर्ते किस ओर हो तुम। आप पीड़ित के साथ हैं। पहले हमारे समीक्षक भाई बहुत बढ़िया बात कही थी उन्होंने कि आप तय करिए कि आप पीड़ित के साथ हैं, शोषित के साथ हैं, पदमर्दित के साथ हैं, वंचित के साथ हैं, या भरे पेट वाले एलिट क्लास के साथ। तय करना पड़ेगा। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि हमारे दिनेश प्रीमन जी की कोई भी रचना हो वो पीड़ित के साथ, पीड़ा के साथ उसकी लड़ाई लड़ते हैं। हमारा साहित्य शुरू से अगर ध्यान दीजिए तो दो धाराओं में बटा हुआ। एक वो धारा है जो भरे पेट वाली आनंदवादी धारा है, बड़े बड़े महाकवि रचनाकार जिनकी उपमाओं पर आप रीझते हैं, जिनकी उत्प्रेक्षाओं पर आप रीझते हैं, और उनकी और तमाम चीजों पर आप रीझते हैं और आनंद की तलाश करते हैं। कविता ब्रह्मानंद का सहोदर, वहां आनंद भी महत्वपूर्ण है। लेकिन एक दूसरी कविता की धारा जो जीवनोपयोगी धारा है, लोकोपयोगी धारा है, संघर्ष की धारा है, जो इस संसार को और गुड बेटर बेस्ट बनाने वाली धारा है। तो वो कविता जो मानव जीवन को, पहले से बदतर जीवन को बेहतरीन बनाकर हमारे सामने पेश करे, बेहतरीन सपना पेश करे, उसके निर्माण के लिए मनोवैज्ञानिक भूमिका तैयार करे, एक तो कविता वो है। तो दिनेश जी उस कविता की धारा के कवि हैं जो सामाजिक संघर्षों को चेंज फॉर बेटर, ये नहीं कि बदल दो, तो पिताजी आदरणीय तो कह दो नहीं पिताजी आदरणीय नहीं, मेरा आदरणीय, ऐसे ही पिता को यही होना चाहिए। ये उसके पक्षधर नहीं, उन मूल्यों के पक्षधर। तो एक संसार, सुंदर संसार बनाने के लिए रचनाकार पुराने समय से अब तक, रामविलास शर्मा जी का नाम यहाँ कुछ चित्र भी लगा है, वो बराबर इसी बात की बात करते रहे। जब वो वर्गीकरण करते हैं तो वो वाल्मीकि को लेते हैं, कालिदास को छोड़ देते हैं, तुलसी को लेते हैं, केशव को छोड़ देते हैं, हजारी प्रसाद जी को छोड़ देते हैं और आचार्य शुक्ल को ले। कौन है जो अभिजात्य कुलीनता का महिमा मंडन करता है? कौन है जो सामंती मनोविलास को ही कविता की वाणी बनाकर पेश करता है? रामविलास जी इसके पक्ष पर नहीं, जन के पक्ष में जो खड़ा। तो दिनेश प्रीमन जनता के पक्ष के कवि हैं, जनता के लिए खड़े हैं, और इस संसार को बदलने के लिए, मानसिक रूप से पृष्ठभूमि निर्मित करने के लिए निश्चित रूप से कविता की बड़ी भूमिका है। बड़े बड़े डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन यही एक ही भी, आप देखिए उनकी कविता, वो अभी अभी जो बजरे की बाली में सोया है जो खेतों पर, आप क्या बात है। तो दिनेश हमारी उस परंपरा के कवि हैं जो संघर्षशील जद्दोजहद करते, आम आदमी के दुख दर्द में सहानुभूति रखते हैं और उसके संघर्ष की वाणी बनते हैं। हमारे मित्र श्रमिक जी कानपुर वाले कहते हैं कि हमारी कविता आम आदमी के पक्ष में हाथ में गुम्मा लेकर खड़ी हुई है। गुम्मा शब्द कब लेकर होगी किसी कविता नीर भरी दुखी बदली जो बरस रही है। कहते हमारी कविता तो यतीम बच्चों की माँ है जो उन्हें मांग के खाना परस रही, ऐसी कविता। तो दिनकर जी, तो हमारे प्रीमन जी उस धारा के कवि हैं जो सामाजिक संघर्षों में सबसे आगे आगे चलते हैं, और वो एक्टिविस्ट है, वो खड़े मिलेंगे आपको याद होगा हमारे मित्रों सबको, जब जयप्रकाश जी का आंदोलन चला 1975 में, इमरजेंसी के पहले संपूर्ण क्रांति का आंदोलन, तो उनके आंदोलन में मुझे भी सौभाग्य मिला दिल्ली में 6 मार्च 1975 का, जब आगे आगे फणीश्वर नाथ रेणु व्यास मुंह में पट्टी बांधे हुए नारे लगाते हुए चल रहे, कवि थे, साहित्यकार थे, वो कथाकार थे, उपन्यासकार थे। तो उस संवेदना से जुड़े हुए प्रीमन जी कवि, अगर आवश्यकता पड़ती है तो ये उठकर संघर्ष में जनता के सामने खड़े हो जाते हैं। उन्नाव में लोग अजीब अजीब बातें करने लगते हैं कि वो तो वहां धरने पर बैठे हैं प्रीमन जी। तो कविता केवल वाणी से ही कहने की बात नहीं है, जीवन में उतारने की भी बात है, जीवन में जीने की बात है। कविता को जीना बड़ा कठिन होता है, लिख देना कह देना बड़ा आसान होता है। तो हमारे प्रीमन जी ऐसे कवि हैं
मैं उन कविताओं का उल्लेख करूं या न करूं, इतनी सरल ढंग से उन्होंने व्याख्या कर दी है कि मैं नहीं समझता कि अर्थ के विस्तार की या अर्थ के समझाने की कोई आवश्यकता है। हमारा बहुत प्रबुद्ध समाज है वैश्वाड़े का, और फिर यहाँ तो बिल्कुल चुने हुए लोग हैं, चुंबक लगा के बुलाए गए आए हुए लोग हैं। तो मैं और अधिक न कुछ कहकर भाई दिनेश जी को बधाई देता हूँ। और बतरफ परिवार इसने इतना बढ़िया आयोजन, बहुत अच्छी बात है कि हम 25 लोगों की गोष्ठी करें तो एक एक कविता सुने, बड़ा भारी रात भर कवि सम्मेलन गाएं बजाएं। उससे अच्छा है कि रचनाकार की कुछ रचनाएं सुनिए और उसकी इस तरह समीक्षा और व्याख्या, जिससे पता चल सके कि इस साहित्यिक उर्वरा भूमि बैसवाड़े में आज की पीढ़ी यहाँ रहने वाले क्या लिख रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या स्तर है उनका, क्या चिंतन की धारा है। बहुत बहुत